हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्नू एकेडमी। आज कुछ नई जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो आज 66 बीपीएससी सेट प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि 50+ क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका पार्ट 1 है, और भी क्वेश्चन जो बचे हैं वो पार्ट 2 पार्ट 3 में आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने सेट प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता यानी कि संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ऑप्शन है आपका 11 अक्टूबर 2018, दूसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर 2019, तीसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 2019, चौथा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 2020 और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019 इसका सही आंसर है। नागरिकता संशोधन जो है 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों में जो है धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो है परेशान व्यक्तियों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, उनको नागरिकता प्रदान किया जाएगा इस नागरिकता संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो गया 11 दिसंबर 2019। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? ऑप्शन है आपका पहला 61वां संविधान संशोधन बिल, दूसरा ऑप्शन है 62वां संविधान संशोधन बिल, तीसरा ऑप्शन है 63वां संविधान संशोधन बिल, चौथा ऑप्शन है 64वां संविधान संशोधन बिल और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यानी कि 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा ही 73वें संविधान संशोधन की शुरुआत की गई थी, जो कि 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया था। इस कारण से यह स्थगित हो गया बिल, जो कि फिर से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह पंचायती राज को इसमें संविधान में सम्मिलित किया गया, यानी कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत किस संशोधन से हुआ है? तो 64वां संविधान संशोधन से हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? आपका ऑप्शन है पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में अपनी कंपनी स्थापित की थी, फैक्ट्री स्थापित की थी। और इसके बाद जो है 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ ने बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और सबसे पहले जो है वो आने वाले हैं वो पुर्तगाली हैं, जो कि 1498 ईस्वी में आए थे व्यापार करने के लिए, जो कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ से मसाला का व्यापार करके ले गए थे, जिससे कि उन्हें व्यापार करके सब कुछ अपना खर्चा वर्चा निकाल के 60 गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसलिए फिर से उन्होंने 1502 ईस्वी में फिर से आए थे पुर्तगाली। और तो इसका सही आंसर हो गया 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और पहला व्यापारी कौन था? तो वो था पुर्तगाल था, जो कि 1498 ईस्वी में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? पहला ऑप्शन है स्वायत्तता, दूसरा ऑप्शन है लोक सहभागिता, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय समुदाय को निःशक्त बनाना और चौथा ऑप्शन है स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। क्या है? स्वायत्तता, ये तो है। लोक सहभागिता, ये भी है विकेंद्रीकरण का। और क्या है? स्थानीय समुदाय का निःशक्त करना। तो विकेंद्रीकरण का मतलब निःशक्त करना नहीं होता है, क्या होता है? सशक्त करना होता है। यानी कि नहीं कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? फिर कह रहा है नहीं है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है चार्टर एक्ट 1833, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955 और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955, यानी कि 1955 जो है वो संविधान के विकास में कोई ऐतिहासिक कानून नहीं है। ये 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले बनाया गया था। ये इस एक्ट के द्वारा जो है वो केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया था भारत में पहली बार। और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1919 का जो है वो अधिनियम इसके द्वारा है भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन को लागू किया गया था।
तो ये था इसका सॉल्यूशन, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है, तो 1955 जो है वो नहीं है, बाकी 3 जो है ऊपर वो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली है? आपका ऑप्शन है L&T लिमिटेड ने, दूसरा ऑप्शन है, सॉरी दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें राइटिंग नहीं हुआ है, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन बी है रिलायंस प्रोजेक्ट, तीसरा ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट, और चौथा ऑप्शन है आपका ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड हो जाएगा, यानी कि संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली है? टाटा प्रोजेक्ट ने जीत ली है। टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा जो है वो 861.90 करोड़ की जो है वो लागत से इसे बनाया जाएगा इस संसद को। और ये जो है सेंट्रल विस्टा संसद जो बन रहा है, संसद की इमारत जो बन रहा है, इस प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रखा गया है। इसकी नींव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। इसमें जो है लोकसभा के 888 सांसदों को बैठने की सीट है, और जबकि राज्यसभा की 384 सांसद का बैठने की सीट है इसमें। तो संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने जीत ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 324, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 148, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 342, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 325, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है वो 324 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, यानी कि संबंधित है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित है। तो सही आंसर हो गया इसका। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करता है? अनुच्छेद 324, जबकि अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? आपका ऑप्शन है ममता शर्मा, दूसरा ऑप्शन है ललिता कुमार मंगलम, तीसरा ऑप्शन है रेखा शर्मा, चौथा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख हैं, जबकि स्मृति ईरानी जो है अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? आपका ऑप्शन है पहला सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, दूसरा ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, तीसरा ऑप्शन है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, और चौथा ऑप्शन है एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कह रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि सभी के लिए एक कानून एवं सभी के लिए एक न्यायतंत्र। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वो एक सही होगा, यानी ए सही है, सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए एक ही न्यायतंत्र होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का एच, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का ई, और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का एफ, और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का जी, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 243 के जी के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है ICICI बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन है HDFC बैंक, और चौथा ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जो है वो भारत का व्यापारिक बैंक के विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल किया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई परियोजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा है स्वास्थ्य क्षेत्र और चौथा है निर्यात क्षेत्र, जबकि पांचवा है हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निर्यात क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि निर्भीक जो है वो किससे संबंधित है? निर्यात से, निर्यात क्षेत्र से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या रखा गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है पर्यावरण एवं जल, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, तीसरा है जल जीवन हरियाली और चौथा ऑप्शन है हर घर नल का जल और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल जीवन हरियाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 2021 में बिहार दिवस की थीम जो रखा गया है वो है जल जीवन हरियाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सिटी स्ट्रीट, दूसरा ऑप्शन है हैप्पी स्ट्रीट, तीसरा ऑप्शन है कोरोना स्ट्रीट, जबकि चौथा ऑप्शन है होम स्ट्रीट और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हैप्पी स्ट्रीट। बिहार सरकार के द्वारा जो है राजधानी पटना में हैप्पी स्ट्रीट नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहले तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार के जो है वो हुसैन उल हक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है। ये जो है और हिंदी में जो है वो अनामिका कुमारी को मिला है, जबकि मैथिली में कमलकांत झा को मिला है और उर्दू में तो इन्हीं को मिल गया है, हुसैन उल हक को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा ऑप्शन है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा ऑप्शन है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा ऑप्शन है स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव और पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत जो है वो युवा शक्ति बिहार की प्रगति योजना शामिल किया गया है, सशक्त महिला सक्षम महिला को भी शामिल किया गया है, हर खेत तक सिंचाई का पानी को भी शामिल किया गया है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को भी शामिल किया गया है। यानी कि इसका तो ऑप्शन हो गया ई ही। तो कितना है 7 निश्चय योजना है, तो 4 तो यहाँ दिया हुआ है, बाकी 3 और उसके बाद हो जाएगा 3 है स्वच्छ शहर विकसित शहर, अगला है सुलभ संपर्कता और एक और है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये हो गए 7 निश्चय योजना के तहत संकल्प लिए गए हैं। पहला है, फिर से बोलिए रिपीट करिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये रहा 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 7 निश्चित बातें शपथ। तो अगला क्वेश्चन है बिहार की 2022-23 में विकास दर कितना रहने का अनुमान है? पहला ऑप्शन है 6.7%, दूसरा है 8.7%, तीसरा है 7.7%, चौथा है 9.7% और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं अप्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 9.7%। कि बिहार की 2022-23 में विकास दर जो है वो 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है खाद्यान्नों का वितरण, दूसरा है खाद्यान्नों की खरीद, तीसरा है खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, चौथा है निर्यात खाद्यान्नों का निर्यात और पाँचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि खाद्यान्नों का निर्यात। क्योंकि भारत में खाद्य प्रबंधन का जो है वो खाद्यान्नों का निर्यात करना उद्देश्य नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न का वितरण करना, खरीद करना और इसका रख रखाव करना है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि नहीं करना है निर्यात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, यानी कि क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन पहला है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजी संपत्तियों का निर्माण करते हैं,
दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन है भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की आवश्यकता है। जबकि पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत के राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीपतियों का निर्माण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यानी कि 2020-21 में जो है भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है दूरसंचार क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है रेलवे, तीसरा ऑप्शन है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा ऑप्शन है बंदरगाह क्षेत्र, जबकि पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सही आंसर है। तो भारत माता परियोजना जो है वो किससे संबंधित है, तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक को जारी करती है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO, दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO और चौथा ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि NSSO, यानी कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जो है वो सूचकांक जारी करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डॉर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा ऑप्शन है UAE, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है यूक्रेन, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है भारत ने जो है वो 15 अगस्त 2022 को श्रीलंका देश को एक डॉर्नियर 228 समुद्री टोही विमान जो है वो उपहार में दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 56वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आशा पारेख, दूसरा ऑप्शन है श्रीदेवी, तीसरा ऑप्शन है रेखा, चौथा ऑप्शन है हेमा मालिनी और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आशा पारेख को जो है वो 56वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। चलते हैं ऑप्शन देखते क्या है। सिंचाई के लिए किसान की मानसून पर निर्भरता कम करना, दूसरा ऑप्शन है ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, तीसरा ऑप्शन है भारत में फूलों की खेती का संवर्धन और चौथा ऑप्शन है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, जबकि पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि PM कुसुम योजना के तहत जो है वो किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता जो है वो समाप्त करना है, जबकि सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही है, दूसरा ऑप्शन है CR दास जो है को देशबंधु कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेडरवन को जो है 1907 के कांग्रेस सभापति चुना गया है, जबकि चौथा ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक है, जो कि पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही सुमेलित किया गया है इसको, यानी कि CR दास को देशबंधु कहा जाता है, जबकि विनोबा भावे जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो है पहले सत्याग्रही हैं, जबकि दूसरे जो हैं वो है जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो हैं वो ब्रह्मदत्त हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ऑप्शन देखते हैं 26/1/1930 को, दूसरा ऑप्शन है 15/8/1947 को, तीसरा ऑप्शन है 30/1/1948 को, चौथा ऑप्शन है 31/12/1950 को और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है 26/1/1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। इसी के कारण जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार की स्थापना कब की गई थी? देखते हैं ऑप्शन का क्या क्या है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन 1911, दूसरा है 1912, तीसरा है 1913, चौथा है 1914 और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912। 1912 ईस्वी में जो है वो बिहार को बांग्लादेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, पश्चिम बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, जिसमें बिहार में इस समय जो है वो बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों सम्मिलित रूप से थे। जबकि 1936 ईस्वी में इससे उड़ीसा भी अलग हो गया और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को और 15 नवंबर 2000 को बिहार का दक्षिणी हिस्सा अलग होकर एक अलग राज्य बना जो कि झारखंड है। और अब तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जो है वो जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। इन्हीं के जन्म दिवस के कारण जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को अलग किया गया था, बिरसा मुंडा के नाम पर ही, जन्म दिवस पर ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना लाभ अमानत रखा जाता था? देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है 1/10, दूसरा है 1/3, तीसरा है 3/20 और चौथा है 3/25 और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 कठिया पद्धति में जो है वो 3/20 भाग पर जो है वो नील की खेती करवाया जाता था, जो कि बहुत ही उपजाऊ भाग होता था, उसी पे नील की खेती करवाया जाता था ज़बरदस्ती, जो कि ये चंपारण सत्याग्रह के द्वारा जो है 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है वो महात्मा गांधी को बुलाया गया, जिसके द्वारा चंपारण सत्याग्रह के द्वारा जो है इस पद्धति को समाप्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है सत्यपाल मलिक, तीसरा है नीतीश कुमार, चौथा है राबड़ी देवी और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं और या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और जो कि वर्तमान में नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री हैं और राबड़ी देवी जो है वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ऑप्शन है पहला ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार में जो है वो पटना में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है प्रजा हितैषी, दूसरा ऑप्शन है लोकनायक, तीसरा ऑप्शन है लोकमान्य, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रनायक, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है श्याम दास कॉलेज भावनगर, दूसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, तीसरा ऑप्शन है गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन है बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़ और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि श्याम दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। उसके बाद वकालत करने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है नाना साहेब कानपुर, दूसरा ऑप्शन है बेगम हजरत महल लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, चौथा ऑप्शन है बेगम जिन्नत महल दिल्ली से और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ये पूरा जो है ऊपर ऑप्शन जो दिए हुए हैं ए बी सी डी सभी के सभी जो है 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, तीसरा है 1919 का अधिनियम, चौथा ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें ऐसे कार दी गई जिसमें कि ब्रेक तो बहुत सारे हैं लेकिन इंजन का पता नहीं है, सिर्फ नियम ही लगाए जा रहे थे भारतीय पर, जबकि उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं दिया जा रहा था भारतीयों को।
तो इसका ऑप्शन क्या सही था, डी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा है 20 दिन, तीसरा है 24 दिन, चौथा है 30 दिन और पाँचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दांडी यात्रा जो है वो 24 दिनों तक चली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है श्री सेन, दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा है सरदार भगत सिंह, चौथा है राम प्रसाद बिस्मिल और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनकी राम प्रसाद बिस्मिल का जो है ये प्रसिद्ध गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, चौथा ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद कब 1905 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भूला भाई देसाई, तीसरा ऑप्शन है KM मुंशी, चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी, यानी कि भूला भाई देसाई जो थे वो 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों में जो है वो वकील के पद पर नियुक्त हुए थे, यानी कि काम किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। चलते हैं देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा है स्टुटगार्ट और चौथा ऑप्शन है जिनेवा और पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टुटगार्ट, यानी कि मैडम कामा जी ने है जो भारत की स्वतंत्रता का ध्वज जो है वो स्टुटगार्ट में फहराया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है 26,569, दूसरा ऑप्शन है 1,43,642, तीसरा ऑप्शन है 30,976, चौथा ऑप्शन है 28,561, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये देखते हैं। पहले क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, वर्ग। तो आप जानते हैं कि अगर जो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, जो कि 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। इतना सब बताने का मेन उद्देश्य क्या है कि इकाई अंक वर्ग करने पर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है और इसमें इकाई अंक देखते हैं क्या क्या है, 9 है, 2 है, 6 है और 1 है। इसमें 1 से लेकर 10 तक में वर्ग करने पर इकाई अंक 2 किसी में नहीं है। तो इसका यानी कि नहीं पूछ रहा है, तो यानी कि नहीं में हो जाएगा ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका वर्ग नहीं किया जा सकता है, ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217x प्लस 131y बराबर 913 दिया हुआ है। कितना है, 217x प्लस 131y बराबर 913 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण है 131x प्लस 217y बराबर 827। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। अब इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। किसका, x और y का मान ज्ञात करना है। इसे हम सब सॉल्व करते हैं। तो इसे इक्वल करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, इसके विपरीत से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि यहाँ 131 से और यहाँ 217 से गुणा कर देंगे। ये पहला समीकरण हो, एक है समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ 217x गुना 131 और प्लस इधर हो जाएगा 131 का स्क्वायर बाई इक्वल टू इधर हो जाएगा 913 मल्टीप्लाई 131।
फिर यहाँ हो जाएगा नीचे, पहले तो यहाँ साइन दे देते हैं, साइन क्या होगा, सब जगह प्लस में है तो सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर नीचे 131 एक्स गुना 217 प्लस इधर हो जाएगा 217 बाई का स्क्वायर बराबर 827 गुना 217। ठीक है, ये हो गया। तो इसे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन था 217 एक्स प्लस 131 बाई इक्वल टू 913 है ना। दूसरा है समीकरण, ये है पहला समीकरण है, फिर से लिखना पड़ेगा 217 एक्स प्लस 131 बाई बराबर 913, ये हुआ समीकरण 1। अगला है 131 एक्स प्लस 217 बाई बराबर 827, ये हो गया समीकरण दूसरा। तब इसे सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा, पहले यहाँ प्लस प्लस माइनस होता है, ये भी प्लस प्लस माइनस, इधर भी प्लस प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए हमें विपरीत से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर हो जाएगा 217 गुना 131 एक्स प्लस ये हो जाएगा 131 का स्क्वायर कर देते हैं और बाई यहाँ लिख देते हैं, इधर हो जाएगा 913 गुना 131। फिर दूसरा में हो जाएगा 131 गुना 217 एक्स, ये हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 217 का होल स्क्वायर बाई इक्वल टू इधर हो जाएगा 827 गुना 217। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों सेम सेम है तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं और 217 को पहले लिख देते हैं का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर, और क्वेश्चन में इधर पाई कर लेते हैं बराबर इधर ये 913 गुना 131, 913 गुना 131 करने पे आ जाएगा अपना 1,79,000 459 और घटाओ ये हो जाएगा 1,19,603, ये हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये 217 में पहले 121 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 348 गुना घटाएंगे तो हो जाएगा 86 पाई बराबर हो जाएगा ये 59,856 आएगा। अब यहाँ से बाई का मान निकाल लेंगे, तो बाई का मान निकालेंगे तो इससे डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 2, कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब समीकरण 1 या 2 किसी में भी बाई का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 में बाई का मान रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे, तो आगे समीकरण 1 में बाई का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या था मेरा 217 एक्स प्लस 131 बाई बराबर 913 था, तो 217 एक्स प्लस 131 बाई में की जगह पे 2 रख देंगे, इधर 913, तो 217 एक्स प्लस 131 गुना 2, तो 2 और 13 दूना 26 होगा बराबर हो जाएगा 913, तो 217 एक्स इधर प्लस में तो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस यानी कि 262। सब चेक कर लेते हैं, 3 2 1 1 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 5 और 8 में 2 गया तो 6 हो जाएगा, यानी इधर हो गया 217, यानी कि 17 तिया 51 और 2 तिया 6, तो यानी कि 3 बार में जाए हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 3 और भाई का मान आ गया 2। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 598 प्लस 479 का स्क्वायर होगा, यहाँ क्या है स्क्वायर, माइनस 598 घटाओ 479 का स्क्वायर
और नीचे दिया हुआ है 498 गुने 598 गुने 479। तो ये क्या है देख लेते हैं इसको। तो इसका होता है क्या, ये दिया हुआ है क्या, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे में दिया हुआ बटा ए बी। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये बटा ab होगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो सबका साइन परिवर्तित हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा 2ab। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया और नीचे में क्या है ab है। तो 2ab कितना हो जाएगा 4ab और बटा ab कैंसिल हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल में के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो बस इसे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा निकाल लेना है वृद्धि कैसे होता है। तो 1,76,400 का 2 वर्ष कह रहा है, तो और लाभ कितना बढ़ रहा है 5%। तो अंतिम इच्छा को ऊपर रखेंगे और बटे 100, 105 बटा 100, 20 बचा 100, ये भी हो जाएगा 21 बचे 75 से, 20 बचे 100, 21 बचे 75 से, 2 0 गया। अब 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 दूना 4 होगा, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 इकाई 4, तो 441 और 21 का स्क्वायर भी 441 होता है। 441 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1,94,481 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4, 18, 48 और 100, 4, 18, 48, 100 ये नहीं है, 294, 448 में लुप्त क्या है इसे ढूंढना है। यानी कि यहाँ जो है ये खाली स्थान है जहाँ ये तो लिखा गया था, यहाँ पे क्या होगा ये ढूंढना है, देखते हैं। तो 4 से 18 हुआ, यानी कि कितना बढ़ रहा है 14 बढ़ा, फिर ये कितना हो गया 48, यानी कि कितना बढ़ गया 30, फिर ये 48 से 100 हो गया, यानी कितना बढ़ा 52 बढ़ा, कितना 52 बढ़ गया। यहाँ खाली स्थान है, अब यहाँ कितना है ये भी नहीं पता, और पीछे से देख लेते हैं, पीछे से कितना बढ़ा 154 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 54, 100। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या दिया जाए जो कि ये क्या हो जाएगा फुलफिल हो जाएगा। तो 14 यहाँ क्या है कितना बढ़ा 14, यानी कि 7 गुना 2 14 बढ़ा, फिर 10 दिया 30, 10 दिया 30 यहाँ बढ़ा, फिर 13 चौका 52, फिर 16 बचे 80, यानी कि 3 3 के इंक्रीज पे, यानी कि 7 गुना 2 किए तो 14, फिर 10 गुना आगे ये भी बढ़ता जाएगा, 10 गुना 3 करेंगे तो 30 बढ़ा, और फिर 13 गुना 4 करेंगे 13 चौका 52। इसी तरह से आगे कितना हो जाएगा 3 इसमें बढ़ाएंगे और 1 ये बढ़ाएंगे, यानी कि 16 और गुना 5, यानी 16 पचे कितना 80, यानी कि 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा 180, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2n, ऐसे है क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक मिनट, यदि 2n C3 है ना, और अनुपात में है, अनुपात यानी बटा NC2 इक्वल टू है 44/3 है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2, यानी कि इसका ऊपर में फैक्टर लगाएंगे और n-1, फिर हो जाता है नीचे r, यानी कि r हो जाएगा मेरा 3 फैक्टर मल्टीप्लाई n-r, यानी कि 2n-3 का डॉट है ना, इक्वल टू 44/3। तो हो जाएगा इसका 2n, तो 2n के बाद कितना हो जाएगा 2n, उसके बाद 2n-1, उसके बाद 2n-2, 2n-2 बटा
बटा में हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2। फिर नीचे वाला क्या है, नीचे वाला भी इसी तरह से करेंगे। नीचे में हो जाएगा, इसके नीचे होना चाहिए था n फैक्टर बटा 2 फैक्टर, फिर n माइनस 2। तो इधर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 और बाई कितना 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या बच गया मेरा 2 इंटू 2n माइनस 1, इधर हो जाएगा 2n माइनस 2, है ना, बाय कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई n माइनस 1 इक्वल टू 44/3। ठीक है, अब इसका क्या कर लेंगे, द्विघात समीकरण बना लेंगे। द्विघात समीकरण बनाएंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण क्या होगा 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2, इधर हो जाएगा 22n माइनस 22। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इधर वाला को n को एक तरफ ले आएंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 6n, इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 22n, और ये हो जाएगा प्लस 2, इधर ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, इक्वल टू क्या आएगा 0। 4n स्क्वायर माइनस 6 और 22 कितना आ जाएगा 28n प्लस 24 इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 1 और 6, क्या आ जाएगा 1 और 6 आ जाएगा। तो यानी कि इसमें 1 भी है ऑप्शन ए में और बी में है 6, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इट इज साई, ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, क्या है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n का औसत क्या होगा, देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है ना, m प्लस n का मान क्या होगा, तो m संख्या का औसत है कितना है n स्क्वायर है ना, तो औसत m स्क्वायर है। अगला है n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत जो है वो m स्क्वायर है। ठीक है, तो m संख्या का मान कितना होगा, m संख्या का मान हो जाएगा m n स्क्वायर हो जाएगा, और n संख्या का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा n m स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब दोनों का पूछ रहा है औसत m प्लस n का, तो m प्लस n का मान कितना हो जाएगा, m प्लस n का मान हो जाएगा m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर होगा। लेकिन औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है तो इसलिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे m प्लस n से, m प्लस n से डिवाइड करेंगे। तो अब ऊपर वाले जो है उससे m प्लस n कॉमन कर लेते हैं, सॉरी mn कॉमन कर लेते हैं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो mn कॉमन हो जाएगा, n कॉमन कर लिए तो बच जाएगा इधर n, इधर n 2 है तो इधर n बच जाएगा, और प्लस इधर m 2 है तो इधर m बच जाएगा, इधर क्या हो जाएगा m n, इधर n बच जाएगा, इधर m बचेगा, अब बटा में हो जाएगा m प्लस n, तो ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो जाएगा m n, तो इसका सी आंसर है, सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं और 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, और तीनों जो है 8 खेलते हैं, तीनों खेल जो है 8 खिलाड़ी खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। पहले क्या है, एक स्कूल में एथलीट टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम, 3 बना लेते हैं, है ना। तो एक हो गए, ये हो गए बास्केटबॉल, ये हो गए हॉकी H, और ये हो गए फुटबॉल। तीनों कितना खेलते हैं 8, यानी कि ये बीच में 8, ठीक है। तीनों कितना खेल रहे हैं 8 खेल रहे हैं, ये बीच में हमें 8 क्या है। 14 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 2 खेलते हैं 14 हॉकी और फुटबॉल, इसमें हो गए 14, ठीक है।
14 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें कि एक मिनट, इधर हॉकी प्लस बास्केटबॉल खेलते हैं कितना 14, फिर है फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं 12, फिर है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं कितना 15, और तीनों कितना खेल रहे हैं, यानी कि हॉकी फुटबॉल और बास्केटबॉल कितना खेल रहे हैं 8, है ना 8। तो ये हो जाएगा 14 जो है दोनों खेल रहे हैं, तो 8 तो पहले ही से ही खेल रहे हैं ये तीनों, यानी कि ये दोनों हो गया 6, और इधर हो जाएगा ये क्या फुटबॉल और बास्केटबॉल इसमें आ जाएगा कितना 4, कितना हो जाएगा 4, और ये तो बीच वाले में 8 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फुटबॉल प्लस हॉकी में कितना है 15, 15 में 8 गया तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 ये खेल रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बास्केटबॉल जो है ये एथलीट का समूह जो है वो 21 का है, कितना का है 21 का है। एक स्कूल में एथलीट टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, है ना 21 बास्केटबॉल है, 26 हॉकी टीम है, 21 इसमें है, इसमें कितना है 26 है, इसमें कितना है 29 है ना। तो क्या कह रहा है, तो केवल कितने ऐसे हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं, है ना, तो 29 ये खेल रहे थे पूरा टोटल है ना, जिसमें कि 7 तो दोनों खेल रहे हैं और 4 इधर ये दोनों, इनकी बास्केटबॉल और ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा, और टोटल 29 है, तो 29 में घटेगा कितना 7 4 11, कितना ये घट जाएगा 12 7 29, 12 7 19, ये क्या आ जाएगा, ये तीनों के तीनों जुट के घट जाएंगे, तो यानी कि 4 8 12 और 7 19, तो यानी 19 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सिर्फ क्या खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये कहाँ से आ गया, यहाँ से क्वेश्चन, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में सोहन कितना समय लगाता है। देखते हैं, मोहन जो है किसी काम को 25 दिन में करता है और सोहन जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि ये 4 और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि एक दिन में जो है वो कितना काम हो रहा है 5 4 9 काम हो रहा है। दोनों कितना दिन साथ काम कर रहे हैं 5 दिन काम कर रहे हैं, तो यानी कि 9 गुना 5 कितना हो जाएगा 45 काम होगा, कितना काम हुआ 45, टोटल कितना काम है 100 काम है, तो 100 में 45 गया कितना बचेगा 55 काम। कौन चला गया है काम छोड़कर, मोहन काम छोड़ दिया है, बचा है सोहन, तो सोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, तो बचा है कितना काम 55 काम, तो 5/55 यानी कि 11, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 दिन में जो है वो सोहन शेष काम को पूरा कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, यानी कि कितना डिग्री घूमेगी, कितना कोण बनाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, क्या है कितना बजे घड़ी चलना शुरू कर रही है 12 बजे, और रुक कब रही है 5:10 पर रुक रही है, तो यानी कि कुल कितना देर घड़ी चली, तो घड़ी चली 5 घंटा 10 मिनट घड़ी चली है, 5 घंटा कितना देर तक चली है 5 घंटा 10 मिनट चली है घड़ी। ठीक है, तो इसे भी घंटा में चेंज कर लेते हैं, तो 5 घंटा ये 10/60, तो हो जाएगा कितना 6×5 और 31/6 घंटा, इतना घंटा हो गया। अब क्या करते हैं, घंटा की सुई जो है वो घड़ी का ऐसे ही मान लेते हैं, घड़ी जो है एक चक्कर पूरा लगाती है, वो कितना देर में 12 घंटा में ये घूम जाती है 360 डिग्री। ठीक है, तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी 12 3 36 0, यानी कि 30 डिग्री घूमती है, और यहाँ पे कितना देर घूम रही है 31/6 घंटा घूम रही है। तो इसे क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 डिग्री से, तो 6×5 = 30, यानी कि 31×5 5 × 15, यानी कि 155 डिग्री इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, यानी कि कौन सा विटामिन है जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी, चौथा ऑप्शन है विटामिन के, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि विटामिन के जो है वो रक्त को थका होने से क्या करता है? बचाता है। अगर जो विटामिन के भरपूर मात्रा में है शरीर में तो वो रक्त को थका होने से क्या करेगा? बचाएगा। अगर जो कमी है तो रक्त थका नहीं होता है। विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त थका नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सेक्स हार्मोन है कौन सा है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है एंड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, जो कि पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है जो कि अंडाशय के द्वारा उत्पन्न होता है और ये जो है महिलाओं में प्रजनन, मानसिक धर्म और रजोजनी वृत्ति यानी कि मानसिक चक्र का ही दूसरा नाम है के लिए ये हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।